तो हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 की बायोलॉजी चल रही है, जिसमें हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी का आपका जो तीसरा चैप्टर होता है मानव जन्म, इस चैप्टर को हम लोग कर रहे थे और इस चैप्टर में अभी तक लेक्चर नंबर फर्स्ट तक देख लिया था। आज का वीडियो पर लेक्चर नंबर सेकंड होने वाला है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और आज इस वीडियो में जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, वो टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के लिए आता है अक्सर। तो इसीलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और साथ ही में यदि आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो इसी प्रकार से मैं सारी चीज़ें आपको पढ़ाने वाला हूँ और साथ ही में हर एक चीज़ का नोट्स भी बनवाने वाला हूँ। और इसी प्रकार से यदि आपको नोट्स वगैरह चाहिए भी तो आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के बेस्ट सैनिटेड नोट्स दिए जाते हैं और साथ ही में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ में आपको हिंदी प्लस इंग्लिश के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं। चार्ज रहने वाला है 499 और साथ ही में व्हाट्सएप नंबर हमारा हो जाता है 97 93 44 0081। तो जिसको भी टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना होगा वो लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, वहाँ पर उनको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए अब हम लोग अपनी वीडियो की बात कर लेते हैं। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारी बेसिक चीज़ों को समझा था मानव जनन चैप्टर से, यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर से। तो सबसे पहले हमने समझा था मानव जनन के बारे में कुछ बेसिक जानकारी को, उसके बाद में फिर हम लोगों ने मानव जनन तंत्र के बारे में बात किया था, जिसमें हम लोगों ने नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र के बारे में मैंने आपको बताया था कि नर में जो मुख्य जनन अंग होता है वो आपका वृषण होता है, जिसमें शुक्राणु का निर्माण होता है। वहीं पर मादा में जो मुख्य जनन अंग होता है आपका अंडाशय होता है, जिसमें आपके अंडाणु का निर्माण होता है। और उसी प्रकार से जो द्वितीयक जनन अंग होते हैं, नर में आपके सहायक अंग होंगे कौन से? वृषण कोश, अधिवृषण, शुक्रवाहिनियां, शुक्राशय, शिशन, प्रोस्टेट ग्रंथियां, क्राउफर ग्रंथियां आदि। वहीं पर मादा में आपका गर्भाशय, अंडवाहिनियां, योनि भाग, स्तन ग्रंथियां आदि। इस प्रकार से ये सारी चीजें मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी। उसके बाद में फिर हम लोग को पढ़ना था नर जनतंत्र के बारे में और मादा जनतंत्र के बारे में, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 5-5 नंबर के लिए आता है। या तो मादा जनतंत्र आएगा तो वो आपको 5 नंबर के लिए आएगा, या फिर नर जनतंत्र आएगा तो वो भी आपके 5 नंबर के लिए आएगा। तो दोनों में से कोई एक ना एक तो आपको देखने को हर साल मिलता है, तो ये आपको यहाँ पर याद करके रख लेना है। तो हम लोग ने नर जनतंत्र के बारे में समझा था, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी पिछली वीडियो में नर जनतंत्र के बारे में, और साथ ही में उसके जितने भी भाग होते हैं उसे भी मैंने आपको बताया था, उसका डायग्राम भी मैंने आपको बताया था। अब इसमें जो नर जनतंत्र था, इसमें आपके जितने भी भाग थे, अब उनका जो कार्य होता है उसको हम लोग को इस वीडियो में समझना है, यानी कि उनकी परिभाषाओं को यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि यदि आपसे नर जनतंत्र की संरचना के लिए आएगा मतलब क्वेश्चन, तो सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। आप किसी भी प्रकार से डायग्राम बना सकते हो, ये तो ये आपका प्रकार हो गया, और दूसरा प्रकार आप लोग इस प्रकार से चाहो तो इस प्रकार से बना सकते हो, जैसा आपको ईजी लगेगा उस हिसाब से आप लोग बना लीजिएगा। तो उसको बनाने के बाद आपको यहाँ पर जितनी भी चीज़ें आप लोगों ने इसमें लिखी हैं, यानी कि जितनी भी चीज़ें इसमें हैं, उन सभी को आपका परिभाषा के माध्यम से समझाना भी पड़ेगा, तभी आपके पूरे नंबर यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो उसी को हम लोग आज की वीडियो में समझने वाले हैं कि आपका यहाँ पर विषण क्या होता है, विषण कोश क्या होता है, शिशन क्या होता है, अधिवृषण क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ पर बताई हैं, वो सारी चीज़ें अब हम लोग यहाँ पर परिभाषा के माध्यम से बढ़िया एकदम डिटेल में समझने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोग इसको देख लीजिए, फिर हम लोग अगले पेज पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं नर जनतंत्र में, जो आपका मैंने आपको बताया था जो मुख्य जनन अंग होता है बारे में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, मुख्य जनन अंग के बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मुख्य या फिर प्राथमिक अंग की यदि हम लोग बात करेंगे नर जनतंत्र में, तो वो आपका होता है वृषण। अब ये वृषण का जो क्वेश्चन होता है बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी होता है, ये आपका अलग से भी आ सकता है कि वृषण के बारे में बताइए। और साथ ही में क्वेश्चन आता है कि नर मानव में जो वृषण होते हैं वो शरीर के कह सकते हैं बाहर क्यों लटके होते हैं, ये चीज़ हमको यहाँ पर बताना होता है। तो इसमें हम लोग सारी चीज़ें आपको बताएँगे। सबसे पहले आप बताओगे कि पुरुषों में एक जोड़ी वृषण यानी कि टेस्टिस जो होता है वो उदर गुहा से बाहर थैलीनुमा संरचना में पाए जाते हैं, जिसे हम लोग वृषण कोष बोलते हैं। यानी कि जो उदर गुहा से बाहर एक थैलीनुमा संरचना होती है, इसे हम लोग वृषण कोष बोलते हैं, और उसके अंदर ही आपका वृषण पाया जाता है। ये आपका जन्म के समय मतलब कि जन्म होने के पश्चात, या कह सकते हैं जन्म होने से पहले ही आपका जो वृषण होता है शरीर से बाहर वृषण कोष में आ जाता है, क्योंकि शरीर का जो तापमान होता है बहुत ज़्यादा होता है, तो इसीलिए वो बाहर आ जाता है। यदि शरीर के तापमान पर शुक्राणु का निर्माण हो पाना संभव नहीं है, इसीलिए वो वृषण कोष में यानी कि शरीर से बाहर आ जाता है, और वहाँ पर फिर क्या होता है कि वहाँ का जो कह सकते हैं टेम्परेचर जो होता है, तापमान जो होता है, वो 3 से 4 डिग्री सेल्सियस कम होता है। इसी वजह से वो बाहर आ जाता है और वहाँ पर शुक्राणु का बिल्कुल आराम से निर्माण होता है। आगे आप इसमें बताएँगे कि वृषण एक अंडाकार होता है, जैसा कि 4 और 5 सेंटीमीटर लंबा, वह 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, या बाहर से 2 झिल्लियों से घिरा होता है। यानी कि जो वृषण होता है एक अंडाकार संरचना होती है, जो कि आपकी 4 से 5 मीटर लंबी होती है, साथ में 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ी, और यह बाहर से 2 झिल्लियों से घिरा होता है। आगे आप बताएँगे इसमें कि आंतरिक झिल्ली वृषण के अंदर अंतर्वलित होकर 250 से 300 कोष्ठों का निर्माण करती हैं। इसे हम लोग वृषण पालियाँ बोलते हैं। क्या होता है वृषण पालियाँ? आइए देखते हैं।
जो आंतरिक झिल्ली होती है वो क्या करती है, कह सकते हैं कि अंदर अंतर्वलित होकर के 250 से 300 कोष्ठों का निर्माण करते हैं। यानी कि जो आपको कोष्ठ देख पा रहे हो, ये आपके कम से कम 250 से 300 कोष्ठ का निर्माण करती हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वृषणपालियाँ बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर समझना है। तो ये आपका क्या होता है, डायग्राम होता है। ये तो आप लोग ऊपर से देख सकते हो, इस प्रकार से रहता है। लेकिन इसके बाद हम लोग काट करके देखेंगे अच्छे तरीके से, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि इस प्रकार से आपका ये डायग्राम होता है। जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ऊपर की संरचना होती है जालनुमा, इसे हम लोग अधिवेशन बोलते हैं। अंदर आपका ये होता है वृषण जालक। ये आपका जो ऊपर का भाग होता है इसको हम लोग बोलते हैं ट्यूनिका वेजाइनलिस। और इसके बाद में फिर इसके अंदर वाली जो कह सकते हैं कि जो अधिवेशन से जो कह सकते हैं कि जो मिली रहती हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शुक्रवाहिकाएँ बोलते हैं। ये आपका वृषण कोष्ठ होता है। और ये जो इसके अंदर का जो ये पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनस। ठीक है, उसके इस प्रकार से आपका हो गया। और अंदर की जो ये नलिका होती है इसको हम लोग बोलते हैं शुक्रजनन नलिका। अब ये शुक्रजनन नलिका बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में बनते हैं और वृषण की संरचना आपकी इस प्रकार से होती है। तो वृषण के बारे में तो आप लोगों ने समझ लिया है। अब ये मुख्य जनन अंग है, जो इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, क्योंकि ये इसका क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में अक्सर आता है। तो अब हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं शुक्रजनन नलिका के बारे में। यानी कि ये जो नलिका आपके अंदर इस प्रकार से रेड कलर से दिख रही होगी आपको, इसके बारे में आइए समझते हैं। तो इसमें आप बताएंगे कि वृषण के अंदर शुक्रजनन नलिकाएं होती हैं। इसके भीतर 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। इसमें क्या होता है, 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। यानी कि जब जब आप लोग क्या करोगे, इसको जब काटोगे, शुक्रजनन नलिका को यदि आप लोग काट करके देखोगे, तो इसमें 3 प्रकार की जो होती हैं, क्या कहते हैं, कोशिकाएँ पाई जाती हैं। पहला कौन-सा होता है? पहला आपका होता है शुक्राणुजनन कोशिकाएँ, दूसरा आपका होता है सर्टोली, तीसरा आपका होता है अंतराली। ठीक है? क्या होता है? सर्टोली, अंतराली और साथ ही में शुक्राणुजनन कोशिकाएँ। इस प्रकार से आप लोग डायग्राम भी देख सकते हो। तो यहाँ पर क्या होता है, लीडिंग कोशिकाएँ, सर्टोली कोशिकाएँ, शुक्राणुजनन कोशिकाएँ। इस प्रकार से आपको ये हो जाता है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो लीडिंग कोशिकाएँ लिखी हैं, लीडिंग कोशिकाएँ मतलब क्या होता है? अंतराली कोशिकाएँ। अंतराली कोशिकाएँ लिखो या फिर लीडिंग कोशिकाएँ लिखो, बात एक ही होती है। शुक्राणुजनन कोशिकाएँ आपकी स्पर्मेटोगोनिया या फिर जर्म सेल आप लोग बोल सकते हो। सर्टोली कोशिका को हम लोग सर्टोली सेल्स बोलते हैं और अंतराली कोशिका को लीडिंग कोशिका भी लीडिंग सेल्स भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा-सा इनके बारे में जानकारी ले लेते हैं, शुक्राणुजनन कोशिका क्या होती है। तो इसमें आप बताओगे कि यह नर जननी कोशिकाएँ होती हैं जो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु या कह सकते हो स्पर्म का निर्माण करती हैं। शुक्राणुजनन क्या करती हैं? ये आपकी अर्धजननी कह सकते हैं कि नर जननी कोशिकाएँ होती हैं जो कि अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु का निर्माण करती हैं। दूसरा आपका होता है सर्टोली कोशिकाएँ। इसमें आप बताएँगे कि यह आपका पिरामिड आकार की कोशिका होती है जो बनते हुए नर युग्मक को पोषण प्रदान करता है। यानी कि जो आपका रेड कलर आप लोग देख पा रहे होंगे, आपका क्या है, सर्टोली कोशिकाएँ हैं जो कि पिरामिड के आकार की होती हैं और ये आपके नर युग्मक को कह सकते हैं कि कोशिका कह सकते हैं नर युग्मक जो कोशिका होती है उसको पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। तो ये 2 पॉइंट आपके हो गए। तीसरा आपका इसमें कोशिका थी, कौन-सी कोशिका थी? अंतराली कोशिका, इसे हम लोग लीडिंग कोशिका भी बोलते हैं। इसमें आप बताओगे कि लीडिंग कोशिकाएँ क्या होती हैं? इसमें आप बताओगे कि वृषणपाली में शुक्रजनन नलिकाओं के चारों ओर अंतराली अवकाश होता है। इसमें कहीं-कहीं छोटी-छोटी रक्त वाहिकाएँ व लीडिंग कोशिकाएँ होती हैं, इसे हम लोग अंतराली कोशिकाएँ भी कहते हैं और ये टेस्टोस्टेरोन का स्रावण करती हैं। इनकी कुछ कोशिकाएँ जो होती हैं वो प्रतिरक्षात्मक भी होती हैं। तो इस प्रकार से अंतराली कोशिका, लीडिंग कोशिका के बारे में भी आप लोगों ने समझ लिया है और शुक्रजनन नलिका की जो 3 कोशिकाएँ थी, तीनों भी मैंने आपको समझा दी हैं। तो यहाँ से आपका जो ये पहला टॉपिक था, कह सकते हैं नर जनतंत्र में मुख्य या फिर प्राथमिक अंग के बारे में, वो आपका कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर हम लोग इसमें सहायक या फिर द्वितीयक अंग के बारे में समझने वाले हैं कि नर जनतंत्र में सहायक अंग कौन-कौन से होते हैं। तो सबसे पहला आपका होता है वृषण कोष। तो वृषण कोष में आप लोग बताओगे कि वृषण जिस थैलीनुमा संरचना में उपस्थित होता है, उसे हम लोग वृषण कोष बोलते हैं और वृषण कोष उदर गुहा के बाहर इसलिए उपस्थित होता है, जिससे वृषण का तापमान शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो। अब इसका सेल्सियस कम होने का मतलब यही है कि जब आपका वृषण वृषण कोष में आएगा, तो वहाँ पर जो शुक्राणु का निर्माण होगा, वो थोड़ा शरीर के तापमान पर नहीं हो पाता है, इसीलिए वृषण आपका वृषण कोष में आ जाता है और वहाँ पर शरीर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है तापमान। ठीक है? अब यहाँ पर ये वृषण कोष किस प्रकार से होता है, ये समझ लेते हैं। तो ये जो थैलीनुमा संरचना होती है, जिसके अंदर ये आपका रेड कलर का जो वृषण है, ये उपस्थित है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो थैलीनुमा संरचना है, इसको हम लोग बोलते हैं वृषण कोष। जिसके अंदर वृषण रहता है, उसको हम लोग वृषण कोष बोलते हैं। अगला आपका होता है अधिवृषण। अधिवृषण यानी कि जैसा कि मैंने आपको जालनुमा संरचना बताई थी, ये आपका होता है अधिवृषण। इसका क्या कार्य होता है, इसको भी यही समझ लेते हैं। इसमें आप बताएंगे कि शुक्रवाहिकाएं वृषण से निकलकर वृषण के पश्च सतह पर अधिवृषण में खुलती हैं। अधिवृषण पतली व लंबी नलिका के अत्यधिक कुंडलन से बनी होती है और इसमें शुक्राणु के परिपक्वन का कार्य होता है। यानी कि शुक्राणु के बनने के बाद शुक्राणु के परिपक्वन का जो कार्य होता है वो आपका अधिवृषण के अंतर्गत होता है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला आपका होता है शुक्रवाहक नलिका।
अब इस शुक्रवाहक नलिका जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है कि अधिवेशन के पश्च भाग से निकल करके या शुक्रवाहक नलिका उदर तक जाकर मूत्राशय से ऊपर एक लूप बनाती है। तो इस प्रकार से शुक्रवाहक नलिका हो गई। फिर आपका होता है रसखलन नलिका। इसमें हम बताएंगे कि उदर गुहा में शुक्राशय से निकली एक नलिका शुक्रवाहक नलिका में खुलती है और यह दोनों मिलकर के एक रसखलन नलिका कहलाती हैं। इस प्रकार से ये पॉइंट भी अगर क्लियर हो गया। फिर आपका अगला पॉइंट होता है इसमें शीशन। इसमें आप बताएंगे कि यह आपका बाह्य जननेंद्रिय है और मूत्र नलिका शीशन के रास्ते बाहर खुलती है और मूत्र नलिका वीर व मूत्र दोनों का परिवहन करती है। तो शीशन भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग समझ गए होंगे। अगला आपका होता है शुक्राशय। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें हम बताएंगे कि यह एक जोड़ी मूत्राशय के पीछे स्थित होते हैं तथा ये वीर्य का लगभग 60% तक भाग बनाते हैं। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो ये भी आपका क्लियर हो गया है। अब हम लोग अगले पेज बढ़ते हैं और इसमें जो सहायक ग्रंथियां बची थी उनको कंप्लीट कर लेते हैं। फिर आपका नर जनतंत्र का जो टॉपिक हुआ पूर्ण से कंप्लीट हो जाएगा। तो सहायक ग्रंथियों की यदि हम लोग बात करेंगे तो उसमें आपकी 3 मेन ग्रंथियां होती हैं। पहली आपकी होती है प्रोस्टेट ग्रंथि। इसमें आप बताएं कि यह एक सघन ग्रंथि है जो मूत्र नलिका के आधार के चारों ओर होती है। ये वीर्य का लगभग 20 से 25% तक भाग बनाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपका होता है प्रोस्टेट ग्रंथि का कि यह आपकी एक सघन ग्रंथि है जो मूत्र नलिका के आधार के चारों ओर होती है और ये वीर्य का लगभग 20 से 25% भाग बनाती है। दूसरा आपका होता है काउपर ग्रंथि। इसका आप बताएंगे कि इसका श्रवण शीशन में स्नेह का कार्य करता है और यह एक जोड़ी होता है। ये भी आप लोग याद कर लेंगे। फिर आपका तीसरा प्रकार होता है ये टेस्टोस्टेरोन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और ये अक्सर आपके कह सकते हैं 1 नंबर 2 नंबर में आ सकता है। तो इसमें आप बताएंगे कि यह नर हार्मोन है जो अंतराली कोशिका से स्रावित होता है और यह नर जन अंगों के विकास व शुक्राणु परिपक्वन में सहायक होता है। तो यह क्या होता है टेस्टोस्टेरोन? ये आपका एक नर हार्मोन है जो कि आपका कह सकते हैं कि नर जनन अंगों के विकास और साथ ही में शुक्राणु में परिपक्वन में सहायक होता है। तो इस प्रकार से जो आपका नर जनन तंत्र का टॉपिक था पूर्ण से कंप्लीट हो चुका है। इसमें अब कोई भी चीज़ बची हुई नहीं है। यदि क्वेश्चन आता है इतना आप लोग करोगे आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्त्री जनन तंत्र के बारे में पूरा डिटेल में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। नर जनन तंत्र भी और स्त्री जनन तंत्र भी। अगर आप लोग पुराना पेपर उठाओगे तो उसमें आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। फिर हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं स्त्री जनन तंत्र यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।